नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान का अध्याय 5 विधायिका दी लेजिस्लेचर। उसका है आज लेक्चर नंबर 8। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 है। और आइए जानते हैं कि आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। तो आप लोगों को पता ही होगा आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे संसदीय नियंत्रण के साधन। ठीक है ना, साधन, उसके जो मीडियम है कि किन किन तरीके से संसद विधायिका को नियंत्रण करती है वो पढ़ेंगे। संसदीय नियंत्रण के साधन, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। देखिए, साधन का मतलब पहले तो समझिए, साधन क्या होता है। साधन होता है मीडियम, जिसके द्वारा आप किसी चीज का उपलब्ध कर पा रहे हैं, किसी चीज को प्राप्त कर पा रहे हैं, वो होता है साधन। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे घर से स्टूडियो तक गाड़ी के द्वारा आया, तो गाड़ी मेरे लिए वहां से यहां तक पहुंचने का एक साधन हो गई। आप मुझसे पढ़ पा रहे हैं तो मोबाइल के द्वारा पढ़ पा रहे हैं, मोबाइल आपके लिए एक साधन हो गया मुझसे पढ़ने का। लैपटॉप से पढ़ पा रहे हैं तो आप लैपटॉप हो गया आपके पास साधन। ठीक है ना, तो हमारे पास हमेशा किसी हर चीज में हमें साधनों की आवश्यकता होती है, हमें मीडियम्स की जरूरत होती है। मैं बोल पा रहा हूं, मैं अपने विचार प्रकट कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास आवाज है, तो आवाज वो साधन हो गई जिसके द्वारा मैं अपने विचार प्रकट कर पा रहा हूं। उसी प्रकार से संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, नो डाउट। संसद जो है, विधायिका जो है, वो कार्यपालिका को क्या कर रही है, नियंत्रित कर रही है। कार्यपालिका का अर्थ हो गया बच्चों सरकार। संसद किसको कंट्रोल कर रही है, सरकार को कंट्रोल कर रही है, नियंत्रित कर रही है। पर वो नियंत्रण करने के साधन कौन से, किन किन तरीकों से, किस किस प्रकार से संसद सरकार को कंट्रोल कर रही है, वो कंट्रोल करने वाले साधन, वो मीडियम हमें जानने हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आकर के रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, बिल्कुल क्लियर है, पर मैं घर से यहां तक कैसे आया, कौन से साधन से आया, वो जानना भी जरूरी है। ठीक है ना, तो जैसे कि मैं गाड़ी से आया, तो उसी प्रकार से संसद सरकार से किस प्रकार से उस पर नियंत्रण कर रही, कंट्रोल कर रही, वो साधन कौन कौन से, वो तरीके कौन कौन से। तो अभी आज हम लेक्चर में वही जानेंगे कि कौन कौन से साधन है। संसदीय लोकतंत्र में विधायिका अनेक स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करती है। देखिए, कार्यपालिका की जवाबदेही, जवाबदेही का अर्थ क्या होता है कि जब कार्यपालिका को क्या करना पड़े, जवाब देना पड़े, सरकार को जवाब देना पड़े कि उसने ये करा है तो क्यों करा है, वाई, ऐसा क्यों करा है। और जब जवाब दे दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरदायित्व। क्या कहा जाता है, उत्तरदायित्व, कि वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और संसदीय लोकतंत्र में उत्तरदायित्व ज्यादा है, स्थायित्व कम है। ठीक है, सरकार गिरती रहती है, गिरेगी उठेगी, सरकार चलती रहेगी, परंतु रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उत्तरदायित्व ज्यादा है। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पर स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो संसदीय लोकतंत्र में उत्तरदायित्व है। और ये उत्तरदायित्व क्या है कि कार्यपालिका को, संसद को, विधायिका को क्या करना होगा, जवाब देना होगा, उसको बताना होगा उसने कोई काम करा है तो वो क्यों करा है। ये संसदीय लोकतंत्र की पहचान है। तो आप कह सकते हैं कि संसदीय लोकतंत्र की क्या पहचान है कि कार्यपालिका उसको जवाब दे, जवाब देने होंगे। अब ये किस प्रकार से कार्यपालिका जवाब देती है। ठीक है, कभी भी कोई सांसद ऐसे फोन करके पूछे, और मोदी जी बताइए ये काम कैसा हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी होता भैया एक एक से बात करेंगे। ठीक है ना, या किसी मंत्री को फोन करके बोल दे, ऐसा नहीं होता। तो किस प्रकार से जो संसद है वो कार्यपालिका पे कंट्रोल कर रही है, या भैया हर जगह जाकर के देख रही है सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही। तो देखिए किस प्रकार से नीति निर्माण, कानून या नीति लागू करने तथा कानून या नीति के लागू होने के बाद वाली अवस्था, यानी किसी भी स्तर पे किया जा सकता है। अब कंट्रोल करने का जो काम है ना, वो कोई से भी लेवल पे हो सकता है। आप कोई नीति बना रहे हो, ठीक है, कोई भी कानून बना रहे हो, कानून बनाने के समय तो हम लोग देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में लोग डिबेट करते हैं कि भाई सरकार ने गलत करा है, सही करा है। तो नीति निर्माण के टाइम पे भी, लागू करते समय भी हो सकता है कि लागू करने की जो अवस्था है उसको इंप्लीमेंट सही से नहीं कर रही है सरकार सभी को उसका फायदा नहीं पहुंचा पा रही, ऐसी बात है। और लागू होने के बाद की अवस्था में भी हम लोग देख सकते हैं कि सरकार ने ये जो काम करा है इसका ये नुकसान है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जीएसटी की बात कर लीजिए, विपक्ष के जो दल है वो ये कहते हैं कि जीएसटी गलत रहा है। नोटबंदी के बारे में, जैसे कि नोटबंदी जो आई वो गलत आई, तो लागू होने के बाद भी, उसके बाद भी क्या है, सरकार से सवाल किए जाते हैं कि भैया उसका क्या फर्क हुआ, उससे क्या फायदे क्या नुकसान हुए। हर अवस्था पे संसद जो है विधायिका कार्यपालिका को कंट्रोल करती है। अब इसके कई तरीके, तो साधन जो है वो कई है। बहस और चर्चा, कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, वित्तीय नियंत्रण और अविश्वास प्रस्ताव। तो ये जो चारों है ना, अब इन चारों को अपन लोग विस्तार से और विस्तृत में पढ़ेंगे और थोड़ा सा ज्यादा ही गहराई में जाकर के अपन को इसको चर्चा करनी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहस और वाद विवाद। देखिए, बहस और वाद विवाद का मतलब ये होता है डिबेट्स। अगर इंग्लिश में मैं कहूं तो सीधी सी बात है, डिबेट करी जाएगी।
डिबेट्स का मतलब ये होता है बेटा, देखो जो एक तो होता है स्पीच, ठीक है ना, जैसे हम लोग कहते हैं स्पीच कंपटीशन। स्पीच कंपटीशन का मतलब ये होता है आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, जैसे कि पर्यावरण पे बोलिए। अब पर्यावरण पे सब पर्यावरण पे बोलेंगे, ठीक है, पर एक टॉपिक ऐसा दिया जाएगा जिसमें आपको पक्ष और विपक्ष रखने होंगे कि भाई आप उसके सपोर्ट में हैं या आप उसके विपक्ष में हैं। पक्ष या विपक्ष आपको रखने होंगे, ठीक है। पक्ष विपक्ष जब रखे जाते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है बेटा डिबेट। उसको कहा जाता है डिबेट कंपटीशन। कुछ बच्चों को उस चीज के पक्ष, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरनेट फायदेमंद है या नुकसानमंद, तो जो इंटरनेट कट करेगा मैं एक बार, जो इंटरनेट के पक्ष में होगा वो उसके फायदे ही फायदे गिनाएगा, जो इंटरनेट के विपक्ष में होगा वो उसके नुकसान ही नुकसान गिनाएगा, ठीक है। तो अब इंटरनेट पे क्या हो रही है, डिबेट हो रही है, जिसमें पक्ष में भी कुछ लोग हैं और विपक्ष में भी कुछ लोग हैं। अगर यही होता है स्पीच, बोले इंटरनेट पे बोलना है, अब ये नहीं बताया सपोर्ट में बोलना है अगेंस्ट में बोलना है, अपने विचार रख दो, खुले विचार रखो, जैसा भी आप मानते हो वैसा मानो, कोई दिक्कत वाली बात। पर यहाँ पे बढ़ चुके हैं पक्ष और विपक्ष। यही काम संसद में होता है। संसद में दो लोग हमें देखने को मिलते हैं, एक तो सत्तारूढ़ी सरकार, सत्तारूढ़ी दल देखने को मिलता है। सत्तारूढ़ी दल का मतलब क्या है, जो सत्ता में बैठा हो, जो पावर में बैठा हो, जो सरकार में बैठा है, वो वाली पार्टी। और दूसरा होता है इन सबके जितने विपक्ष में हैं वो विपक्ष वाले, विपक्ष, ठीक है, वो विपक्ष। अब डिबेट यहां पर तो कोई आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर डिबेट होती है। अब यहां पर डिबेट किस पर होगी, विधेयक पर। किस पर होगी, विधेयक पर। विधेयक पर क्या होगी, डिबेट होगी। ये विधेयक तैयार किसने करा है, सत्तारूढ़ी दल ने करा है, सरकार ने तैयार करा है। अब ये सरकार तो क्या हो जाएगी, पक्ष में हो जाएगी, और ये लोग इसके क्या है, विपक्ष में ही, अगेंस्ट में आई चले जाएंगे। तो अब यहां पे डिबेट होंगी। ये इस विधेयक की अच्छाइयां गिनाएंगे, जैसे कि आप इंटरनेट की अच्छाइयां गिना रहे थे, ये लोग उसकी विधेयक में क्या क्या कमियां हैं वो गिनाएंगे, जैसे कि विपक्ष वाले इंटरनेट की बुराइयां गिना रहे थे। हर व्यवस्था में, हर सिस्टम में, हर चीज में, हर व्यक्ति में अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं, परंतु अगर अच्छाइयां ज्यादा होंगी तो हम उसे अच्छा बताएंगे, और अगर बुराइयां ज्यादा होंगी तो हम उसे बुरा बताएंगे। तो अच्छाई बुराई दोनों ही निकाल सकते हैं, पर ये पक्ष में बोलेंगे, वो विपक्ष में बोलेंगे। जब ये पक्ष और विपक्ष का मुद्दा चल रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिबेट कहते हैं। और संसद, जो संसद है, संसद इस बहस का, इस वाद विवाद का वो मंच है जहां पर हमारे चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं और देश हित में, लोक हित में सरकार से सवाल जवाब करते हैं। सरकार और विपक्षी दल बहस करते हैं, डिबेट्स करते हैं कि क्या बेहतर हो सकता है देश के लिए, और जो निष्कर्ष निकल के आता है उन निष्कर्ष को हम फैसले कहते हैं, और वो फैसले बेहतरीन होते हैं। आप कह सकते हैं बेहतरीन से भी 100 गुना बेहतर होते हैं। क्यों बेहतर होते हैं, क्योंकि उस पर संसद ने कंट्रोल करके, सरकार पे कंट्रोल करके जो कमियां थी उस बिल में से निकलवाई और जो अच्छाइयां हैं वो उस बिल में डलवाई है। और संसद लोकतंत्र में, संसद लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, और वो मंदिर की जो पवित्रता है वो पवित्रता हमेशा बनी रहनी चाहिए। और वो पवित्रता कैसे बनी रहेगी कि वहां से जो भी कानून, जो भी नियम, जो भी नीति निर्माण होए उसको सब लोग अपनावे, पूरी शिद्दत से अपनावे, और वो लोकतंत्र को हमेशा बनाए रखने की, उसको बचाए रखने का जो संकल्प है वो सभी व्यक्ति लेते रहे। और जो भी लोग वहां पर चुन करके जाए वो यही सोचे कि मुझे मेरी पार्टी से मतलब नहीं, मुझे किसी से मतलब नहीं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मेरे देश को बचा करके रखना, मुझे मेरे लोकतंत्र को बचा करके रखना है, लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, ठीक है। कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उसके क्रियान्वयन के तरीकों पर बहस करने का अवसर मिलता है। जब कानून निर्माण की प्रक्रिया चलती है, जो प्रोसीजर चलता है लॉ मेकिंग का, उस समय क्या होता है कि सरकार की नीतियों पर, और जो कानून सरकार लेकर के आना चाहती है उस पर, और उसके क्रियान्वयन, उसके इंप्लीमेंटेशन पर बहस करने का मौका मिलता है, ठीक है। ये पक्ष में बोलेंगे, ये विपक्ष में बोलेंगे। विधेयकों पर परिचर्चा के अतिरिक्त, देखो विधेयकों पर तो चर्चा होगी, विधेयक जो आ रहा है उस पर तो चर्चा होगी, उसके अलावा भी सदन में सामान्य वाद विवाद होता है। अब ऐसा नहीं कि सरकार कोई विधेयक नहीं ला रही तो संसद में कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसे चुपचाप बैठ जाओ। क्या करना है, कोई विधेयक नहीं ला रहे हो क्या, लाओ यार, हम बहुत दिन हो गए सब कुछ बोल ही नहीं रहे। ऐसा नहीं है, विधेयक के अलावा, उस कानून प्रक्रिया के अलावा भी सामान्य वाद विवाद का भी आपको मौका मिलता है, जिसमें क्या हो, कार्यपालिका को नियंत्रित करा जाता है। अब वो कौन कौन से अवसर हैं। पहला है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल को इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर क्या कहा जाता है, क्वेश्चन आवर कहा जाता है। संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है, जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। तीखे, ये कोई मिर्ची वाले तीखे नहीं है, ठीक है ना। कौन से तीखे मैं समझाता हूं। देखो प्रश्नकाल या क्वेश्चन आवर क्या होता है। क्वेश्चन का मतलब आप समझते हैं, प्रश्न का मतलब सवाल पूछना है, और काल मतलब वो समय। तो उस एक टाइम पीरियड, जो 1 घंटा जो होता है ना, उसको प्रश्न काल कहा जाता है। संसद का जो समय होता है वो 11 बजे से शुरू होता है, तो 11 से 12
ये जो पहला घंटा होता है इसको हम क्या कहते हैं, प्रश्न काल कहते हैं। इस प्रश्न काल में क्या है, जिस भी व्यक्ति को जो भी सवाल पूछना है वो मंत्री से सवाल पूछ सकता है। और सवाल 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। पहले सवाल है तारांकित सवाल, तारांकित प्रश्न। दूसरे हैं बच्चों अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। तीसरे हैं अल्प समय में पूछे जाने वाले प्रश्न, अल्प समय में पूछे जाने वाले प्रश्न। और चौथा है निजी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। क्या कहते हैं, निजी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। ये आप नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। जो साइड में लिखता हूं एटलीस्ट वो तो आप जरूर नोट डाउन करा के। तारांकित जो प्रश्न है उनको हम लोग कहते हैं बच्चों स्ट्रेट क्वेश्चंस। क्या कहते हैं, स्ट्रेट क्वेश्चंस। तारांकित सवाल वो सवाल होते हैं जो कि मंत्रियों से पूछे जाएंगे और मंत्री उनका ओरल में जवाब देगा। कैसे जवाब देगा, मौखिक जवाब दे देगा, ठीक है। मौखिक जवाब दे देगा कि बोले ठीक है, अच्छा ये सवाल था, इसका जवाब मैं दे रहा हूं वापस। और इस मौखिक सवाल पे वापस से क्या होगा, पूरक सवाल पूछ लिया जाएगा। क्या होता है, पूरक सवाल पूछ लिया जाएगा। जैसे कि ये बिल्कुल ऐसा है, आपने मेरे पास फोन करा कि मनीष सर से बात कराइए, मेरे से बात हुई, आपने बोला सर वो जो चीज समझाई थी ना वो थोड़ा सा एक बार वापस बताइएगा। तो मैंने बताया, फिर आपको थोड़ा सा सर अब तो समझ में आ गया, एक छोटा सा वर्ड और समझा दो क्या होता है जो आपने बोला ना, इस वर्ड का मतलब और बता दो। तो सवाल आपने पूछा, मैंने उसका मौखिक जवाब दिया और आपने उसमें वापस से क्वेश्चन कर लिया। पूरक का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री, फिर से आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, वो तारांकित सवाल होते हैं। अतारांकित का मतलब होता है कि आपको लिखित में जवाब मिलेगा, ठीक है, लिखित में जवाब दिया जाएगा, लिखित में जवाब दिया जाएगा। अब लिखित में जवाब देने के बाद आप पूरक सवाल नहीं कर सकते, फिर आप उसमें पूरक वापस से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। आपको लिखित में जवाब मिल गया, बस खुश रहो, इससे ज्यादा नहीं। अल्प समय में मतलब बहुत ही कम समय में आपसे जवाब मांगा गया हो कि भाई 5 दिन में 10 दिन के अंदर अंदर ये जवाब दिया जाए। ये जवाब भी दिया जाएगा, मौखिक ही दिया जाएगा। और इस जवाब पर भी आप क्या कर सकते हैं, आप पूरक सवाल पूछ सकते हैं। ये तीनों जो है तारांकित, अतारांकित और अल्प समय में पूछे जाने वाले सवाल, ये तो मुख्यतः मंत्रियों से ही पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं, मंत्रियों से ही पूछे जाते हैं, मिनिस्टरों से ही पूछे जाएंगे। भाई जिस भी डिपार्टमेंट का सवाल होगा, जिस भी डिपार्टमेंट में विपक्ष को कमी नजर आ रही होगी, उस डिपार्टमेंट के मंत्री से पूछ लिया जाएगा। अब कभी कभार क्या होता है, निजी सदस्यों से, निजी सदस्यों का मतलब क्या है, मंत्रियों के अलावा जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे निजी सदस्य हैं, उनसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अब उनसे सवाल कब पूछे जाएंगे, अब आप सोचोगे कब पूछे जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी एरिया में वहां किसी हॉस्पिटल में बहुत बड़ी मात्रा में किसी की जान चली गई, तो उस सांसद से सवाल पूछा जाएगा ऐसा क्यों हुआ भाई बताओ। कहीं पर मान लीजिए कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, पूछा जाएगा क्यों हुआ भैया। या कहीं पर मान लीजिए और कुछ ऐसा जो कि नहीं होना चाहिए था, जो देश के लिए सही नहीं था, वो हुआ, तो क्यों हुआ, आपके एरिया में क्यों हुआ, उसका जवाब दे। तो अब उस वहां का सांसद वो है ना, वहां का सांसद वो है, तो भाई बता क्यों हुआ ऐसा। तो निजी सदस्य से भी क्या है, सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सवाल 4 प्रकार के होते हैं, तारांकित, अतारांकित, अल्प समय और निजी सदस्यों से पूछे जाने वाले सवाल। ये जो सवाल पूछे जाएंगे इनको हम लोग प्रश्नकाल कहेंगे। संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है, हर दिन प्रश्नकाल होगा, जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। तीखे प्रश्नों का मतलब यहां पर है कि भैया जो सवाल उन्होंने पूछे, अब विपक्षी दल ऐसा प्यार प्रेम वाला तो सवाल पूछेगा नहीं, और बताओ सब बढ़िया, सरकार मजे में, घर पे सब बढ़िया चल रहा है, कोई समस्या तो नहीं हो रही सरकार वरकार चलाने में, कोई समस्या हो तो हमसे मदद ले लेना, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। आपकी सरकार ने ये करा, क्यों करा, आपकी सरकार इस वर्ग के विरोधी है, आपकी सरकार विकास के खिलाफ है, आपकी सरकार गरीबों के खिलाफ है, ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे। आपकी सरकार ही देश को नीचे ले जा रही है, आपकी सरकार देश को पीछे लेकर के जा रही है, जवाब दीजिए, पूछता है भारत। इस प्रकार के सवाल वहां पूछे जाएंगे। वो सवाल सीधे यहां पर जाकर के मंत्रियों के लगेंगे, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। तो वो तीखे सवाल होते हैं। ये जो पहला घंटा होता है, पहला जो आर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्न काल या क्वेश्चन आर उसको कहा जाता है। उसके बाद आ जाइए शून्य काल। शून्य मतलब 0 और काल मतलब आर, 0 आर, ठीक है। इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं, पर मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, और लोकहित के मामले में आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव आदि। देखिए अब शून्यकाल 0 आवर, 0 आवर जो शुरुआत करी गई है ना, वो भारत के द्वारा ही करी गई। 0 आवर की जो शुरुआत है वो भारत के द्वारा ही करी गई। 1962 में 0 आवर को अपना लिया गया था। अभी 0 आवर क्या है, 0 आवर है भैया 12 से 1 बजे तक का टाइम। ये भैया टाइम है 12 से 1 बजे तक। प्रश्न काल में आप प्रश्न पूछ सकते हो 11 से 12 बजे तक। अब 12 से 1 के बाद क्या होता है, जनरली तय होता है कि आज हम किन किन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। अब इस 12 से 1 में भी
किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हो आप, ठीक है। अब जैसे क्या है कि प्रश्नकाल में तो आप मंत्रियों से पूछ रहे हो, सवाल पूछ रहे हो, उन्होंने जो काम करा है या किसी भी मुद्दे को लेकर के आप सवाल पूछ सकते हो। परंतु कभी कभार क्या होता है कि इस 1 घंटे के अंदर अंदर वो सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो पाते जितने हो जाने चाहिए थे। और मान लीजिए मैं किसी एरिया का सांसद हूं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मुझे लगता है कि ये मुद्दा तो संसद के सामने आना ही चाहिए। ये मुद्दा नहीं उठेगा तो आज नहीं उठेगा तो कब उठेगा? वो मैं मुद्दा उठाना चाहता हूं, मैं सरकार से सवाल जवाब अभी कुछ ही नहीं करा, मैं वो मुद्दा बता रहा हूं संसद को कि उस पर काम करे सरकार काम करे, जितने भी उस एरिया से जुड़े हुए लोग हैं वो सब काम करें उस पर। तो वो मैं मुद्दा वहां पे संसद के सामने लेकर के आना चाहता हूं कि हाँ भैया प्लीज इस पर भी आप ध्यान दीजिए। तो अध्यक्ष की परमिशन से ये बोला जाता है कि सर मैम मुझे परमिशन चाहिए और मैं इस मुद्दे को उठाना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि संसद को कि यहां पर इस एरिया में, मेरे एरिया में ये समस्या आ रही है, इस समस्या पर सरकार काम करे, इस समस्या पर सरकार अपना ध्यान आकर्षित करे, ये समस्या बड़ी गंभीर होती जा रही है। तो ऐसा कुछ भी जो मुद्दा हो वो क्या है शून्यकाल में, 0 आवर में उठा लिया जाता है। परंतु यहां पर मंत्री बाध्य नहीं, बाउंडेड नहीं है कि जवाब देने ही है, जरूरी नहीं है जवाब देने, मत तो कोई बात नहीं बाद में दे देगा। पर वो मुद्दा एक बार क्या आ गया, संसद के सामने आ गया। जब एक बार मुद्दा संसद के सामने आ जाता है, हो सकता है वो मुद्दा मैंने उठाया, वो मुद्दा 10 लोगों के दिमाग में, हाँ यार बात तो सही बोल रहा है, और हो सकता है कि आने वाले नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट सेशन में वही मुद्दा एक प्रश्नकाल में बड़ा सवाल सरकार के ऊपर खड़ा कर दे कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या करती है, जनता जवाब मांग रही है, जनता जनार्दन जवाब मांग रही है। तो शून्यकाल एक ऐसा घंटा, आधे घंटा जिसमें कोई प्रस्ताव आप लेकर के आ सकते हो, ठीक है, कोई विशेष मुद्दा आप उठा सकते हो, ये काम आप कर सकते हो। 0 आवर भारत की देन है, 1962 में इसकी शुरुआत करी गई थी। तो प्रश्नकाल और शून्यकाल, क्वेश्चन आवर और 0 आवर, ये दोनों आपको मैंने क्लियर कर दी हैं, ठीक है। और आप बहुत सी बार देखिए, आप यूट्यूब पर 1-2 चैनलों को और फॉलो कर लो, मतलब एक को तो मैं खुद पर्सनली करता हूं, सच में बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा हूं आप लोगों को। एक तो जो संसद टीवी है ना, संसद टीवी को फॉलो कर लो। पर संसद टीवी पे बहुत ज्यादा कंटेंट आता है, सच में बहुत ज्यादा कंटेंट आता है यार, मतलब डेली उतना कंटेंट देख ही नहीं सकते हम। पर जिस भी व्यक्ति को अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है ना, वो चैनल फॉलो कर सकता है। संसद टीवी का अच्छी विशेष बात यह है कि वो आपको देश दुनिया की खबरें भी बताएगा, वो एक एक विशेष मुद्दों पर भी बात करेगा। किसी महापुरुष की जयंती आ रही है तो उस महापुरुष के बारे में भी बताएगा, और भी अनेकों बातें, ठीक है। कभी गवर्नर की शक्तियां बता देगा, राज्यपाल की, कभी राष्ट्रपति जी के चुनाव की प्रक्रिया बता देगा, बहुत कुछ वो बताता है। तो संसद टीवी एक बेहतर चैनल मैं मानता हूं। इसके अलावा आप राज्यसभा को भी फॉलो कर सकते हैं, राज्यसभा न्यूज, ये भी बेहतर चैनल है। संसद टीवी तो अभी मैंने खुद ने पर्सनली इसको फॉलो कर रखा है, जब भी मुझे समय मिलता है मैं उनके कुछ टॉपिक्स को बहुत अच्छे से देखता हूं, ठीक है। बहुत अच्छा है, उससे मतलब आपका सोचने की जो क्षमता है वो और भी बेहतर होगी, ठीक है। क्योंकि वहां पर जब वो डिबेट्स करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, ठीक है। और एक्सपर्ट जो अपने विचार रखते हैं उन विचारों को मैं सुनता हूँ, सच में मुझे बहुत ब्रिलियंट ही वो लगते हैं। तो आप इस पर कभी जाकर के एक बार फॉलो करेगा, देखिएगा। और संसद टीवी पे ये भी बताया जाता है जब संसद चलता है कि आज ये क्वेश्चन आवर में ये क्वेश्चन रखे गए थे, इस सांसद ने ये क्वेश्चन रखा था, शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाया गया, ये पूरी बातें वो सारी बताते हैं। तो बहुत अच्छा मतलब मुझे उनका लगा है, तो एक बार आप भी देखिएगा और मुझे बताइएगा। प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और प्रशासकीय एजेंसियों पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। तो जो प्रश्नकाल है, क्वेश्चन आवर है, ये 1 घंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरकार की कार्यपालिका, जो सरकार की कार्यपालिका और प्रशासन की जो एजेंसियां है, मतलब सरकार के लिए जितनी भी एजेंसियां काम कर रही है, सरकार के लिए जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, उन सब पर निगरानी रखने के लिए सबसे बेस्ट और प्रभावी जो तरीका है वो प्रश्नकाल है, क्वेश्चन आवर है। क्वेश्चन आवर में आप जो सवाल पूछना चाहते हो आप वो सवाल पूछ सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, किसी प्रकार की आप पे लिमिट नहीं लगाई जाएगी। संसद के सदस्यों ने प्रश्नकाल में गहरी रुचि दिखाई है और इस समय सदन में सबसे ज्यादा उपस्थिति ही रहती है। देखिए, संसद के सदस्यों ने प्रश्नकाल में गहरी रुचि दिखाई, काफी इंटरेस्ट दिखाया, लिख करके लाते हैं, आज ये सवाल पूछेंगे, आज ये सवाल पूछेंगे, आज ये सवाल पूछेंगे, आज ये सवाल पूछेंगे, मतलब बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं कि ये सवाल पूछना है, ये मुद्दा उठाना है। और मतलब सबसे ज्यादा अगर आपको लोग देखने को मिलेंगे पूरे टाइम पीरियड में तो वो प्रश्नकाल में देखने को मिलते हैं, ठीक। प्रश्नकाल में ही सबसे ज्यादा आपको लोग देखने को मिलेंगे, फिर बाकी तो धीरे धीरे सब छोड़ते जाते हैं, ठीक है भाई आज ये कुछ बोलेगा, वो कुछ बोलेगा, चलो बाहर हो गया आज का काम, सरकार की आलोचना कर ली, सरकार वाले बोलेंगे दे दिए जवाब, चलो घर चलते हैं, मस्त रहो, ठीक है ना, बाकी भी काम है, ठीक है, आज वहाँ पे फीता काटने जाना है, आज वहाँ पे मीटिंग है, ये करना है, तो बहुत से काम होते हैं, ठीक है ना। सांसद है, ठीक है, देश के एक एक
जगहों के सांसद हैं तो उनके अनेकों कार्य, उन अनेकों कार्यों पे वो काम करते हैं और मुख्यतः जो आपको उपस्थिति वो इसी टाइम पीरियड में 1 घंटे में देखने को मिलेगी। ज्यादातर प्रश्न लोक अभिहित के विषयों जैसे मूल्यवर्धी अनाज की उपलब्धता, समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार, दंगे, कालाबाजारी आदि पर सरकार से सूचनाएं मांगने के लिए होते हैं। जो ज्यादातर जो प्रश्न है वो लोक हित में होते हैं, जनता के फायदों के लिए पूछे जाते हैं। जैसे कि मूल्यवर्धी, मूल्यवर्धी का मतलब क्या हो गया, महंगाई बढ़ गई है तो सरकार इतनी महंगाई क्यों बढ़वा रही है, सरकार महंगाई को रोकने के लिए क्या क्या काम कर रही है। ऐसे अनाज की उपलब्धता, खाद्य संकट देश में चल रहा है, सरकार ने क्या काम करा है। समाज के जो कमजोर वर्ग है जैसे कि महिलाएं हो गई, दलित हो गए, पिछड़े हो गए, ठीक है, गरीब हो गए, ऐसे जो वर्ग है उनके साथ जो अगर अत्याचार हो रहा है तो उन अत्याचारों पे जवाब मांगते हैं। जैसे पूछा जाता है कि देश में अब भी दलितों पे इतने आज एट्रोसिटीज के अत्याचार के हमें केस देखने को मिलते हैं, क्यों, सरकार ने क्या काम करा है। महिलाओं के साथ इतने रेप केसेस या घरेलू हिंसाओं के हमें केस देखने को मिलते हैं तो सरकार क्या काम कर रही है। उन केसेस को कम करने का, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को सम्मानजनक जीवन दिलाने के लिए सरकार क्या काम कर रही है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कोई दंगे हुए हैं तो वो दंगे क्यों हुए, ठीक है, ऐसा। कालाबाजारी, कालाबाजारी क्या होता है बच्चों, कालाबाजारी का मतलब यह है जैसे कि मान लीजिए एक दुकानदार है, वो सामान को बेचता नहीं, अपने पास रोक करके रखा हुआ, उसको सामान को उसने बेचा नहीं। क्यों नहीं बेचा, उसको पता है कि जब सबके पास से खत्म हो जाएगा ना तो सब खत्म हो जाएगा और उस चीज की कीमत 100 रुपए है। जब सबके पास से खत्म हो जाएगा फिर लोग मेरे पास लेने आएंगे तो मैं उसी चीज को 200 रुपए में, 300 रुपए में बेचूंगा। तो उसी को क्या कहा जाता है, ब्लैक मार्केटिंग कहा जाता है, कि वो गलत है, वो सही नहीं है। सही तरीका, जब आपके पास सामान है तो आप उसको बेचिए ना, आप होल्ड करके क्यों रखते हो, इसलिए कि नहीं मैं लोगों की मजबूरी का फायदा उठाऊंगा कि सबके पास खत्म हो गया, अब वही चीज 200 में, 300 में ले जाना। इन चीजों में सूचनाएं मांगी जाती है। इसमें सदस्यों को सरकार की आलोचना करने तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का अवसर मिलता है। तो सदस्यों को सरकार की आलोचना, सरकार की बुराई करने का, सरकार के ऊपर सवाल खड़े करने का मौका मिलता है और अपने जो निर्वाचन क्षेत्र है वो एक एक जिन जिन निर्वाचन क्षेत्रों से जीत करके आए उन निर्वाचन क्षेत्रों की समस्या उठाने का मौका मिलता है कि सर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ये समस्या, मेरा निवेदन है सरकार से कि उस निर्वाचन क्षेत्र में भी सरकार थोड़ा बहुत ध्यान देवे। तो सरकार की आलोचनाएं भी करते हैं और अपने जो निर्वाचन क्षेत्र की जो समस्या होती है वो भी बताते हैं। प्रश्नकाल के दौरान वाद विवाद इतने तीखे हो जाते हैं कि अनेक सदस्यों द्वारा अपनी बात रखने के लिए प्राय ऊंची आवाज में बोलना, अध्यक्ष के आसन के पास चले जाना तथा सदन में बहिर्गमन करने जैसी घटनाएं देखी जा सकती है। अब प्रश्नकाल के दौरान वाद विवाद इतने तीखे हो जाते हैं, इतने तीखे होने का मतलब क्या है कि मतलब काफी विवाद छिड़ जाता है, पक्ष विपक्ष वाले दोनों नारे लगाएंगे, नहीं ये विधेयक सही है, ये मामला सही है, ये ऐसा, मतलब वो 1 घंटा, मतलब मान लो नोक झोंक का, मतलब ये मान करके चलो उस 1 घंटे में सवाल तो 1-2 ही उठते हैं, बाकी तो हल्ला हल्ला हुए चलता रहता है, हल्ला मचाते रहेंगे, ऐसा वैसा, सरकार गलत कर रही है, वो बोलेंगे कैसे गलत कर रही है, बताओ तो सही, ये कैसा करते हैं, ऐसा चलता रहता है। तो बहुत सी बार क्या है, जो सदस्य ऊंची आवाज में बात करते हैं, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि उनका विशेषाधिकार है, वो कुछ भी बोल सकते हैं सदन के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊंची आवाज में बोलना, ठीक है, नारे लगाने लग जाएंगे, ठीक है ना, ऊंची आवाज में बोलेंगे। अध्यक्ष के आसन के पास देखिए, लोकसभा क्या है, बिल्कुल यूं आगे यूं है और ऊपर अध्यक्ष की सीट है, तो अध्यक्ष के आगे आकर के नीचे आकर के वहां बैठ जाएंगे, ठीक है, नारे लगाएंगे, सरकार गलत कर रही है, सरकार ऐसा कर रही है, सरकार को ध्यान देना चाहिए, ऐसे अनेकों नारे लगाते हैं। और बहिर्गमन, बहिर्गमन का मतलब क्या हो जाता है, वॉकआउट कर जाएंगे, सदन को छोड़ करके चले जाएंगे कि सरकार ने ये जो करा है हम इसके सरकार के सपोर्ट में नहीं है, हम जा रहे हैं, वॉकआउट उन्होंने कर दिया। तो ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। इससे सदन का बहुत समय बर्बाद हो जाता है। तो ये समय बर्बाद होने वाला है, ठीक है ना, ये समय बर्बाद ही होता है। लेकिन इसी के साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सभी कदम सरकार से रियायत प्राप्त करने के राजनीतिक तरीके हैं और इससे कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, ये सब ट्रिक्स हैं, ये सब आप कह सकते हैं कि एक ट्रिक्स है कि किस प्रकार से सरकार से काम करवाया जाए। अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से सरकार ने जवाब दे दिया, ठीक है, हाँ ओके ओके ठीक है, ओके कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है। वो भी नेता है और वो भी नेता है, उनको पता है कि अगर हम लोग विरोध नहीं करेंगे, हम और नहीं करेंगे तो सरकार काम नहीं करेगी, ठीक है। सरकार का ये तरीके हैं सरकार से काम कराने के, जनता को दर्शाने का कि देखो हम आप लोगों के लिए कितना कर रहे हैं, हम किसके लिए चिल्ला रहे हैं, यहाँ पर जनता के लिए चिल्ला रहे हैं। सरकार ये काम कर रही है तो ये गलत कर रही है, बता रहे हैं बार बार में, किसके लिए, जनता के लिए। तो मतलब ये सरकार पे दबाव बनाने का और उनसे सही जवाब लेने का, ये सारे टेक्निक्स है बेटा, ये सारे टेक्निक्स है, ठीक है। तो राजनीतिक तरीके हैं ये चलता है, ये सदन में, संसद में सब कुछ चलता है, वाजिब है ये सब कुछ, ठीक है ना। तो और अगर दूसरी बात यह है कि अगर विरोध वाले विरोध नहीं करेंगे तो फिर अगले चुनाव वो कैसे जीतेंगे, कभी नहीं जीत सकते। फिर वो तो विरोध तो करेंगे, वो उनका काम है विरोध करना। और मैंने क्या कहा है कि लोकतंत्र में विपक्ष का होना भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है।
जरूरी नहीं है कि वो हर बार हर चीज का विरोध कर, पर जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पे वो विरोध करते हैं और देश हित में सही फैसले लेने में सरकार का योगदान देते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक तरीके और कार्यपालिका को उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए। चलिए, तो पहला हो गया बहस और वाद विवाद का। दूसरा आ जाओ कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। अब संसद के पास, विधायिका के पास ये पावर है कि वो कानून को स्वीकार कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है। कहते हैं कि नहीं नहीं ये कानून सही नहीं है, हम अस्वीकार करते हैं, या कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है कानून हमने स्वीकार कर दिया। सरकार ने तो सिर्फ और सिर्फ विधेयक बनाया ना, विधेयक से कानून बनाने में तो पूरा का पूरा विधायिका का रोल है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी आएंगे। तो कानून को स्वीकार करने और अस्वीकार करने में भी क्या है, हमें थोड़ा सा नियंत्रण, कंट्रोल देखने को मिलता है। कानूनों को मंजूरी देने या नामंजूर करने का अधिकार भी संसद के पास होता है। तो कानून को मंजूरी देना कि भाई हाँ बिल्कुल कानून सही है, नामंजूर करना कि नहीं नहीं सही नहीं है, ये काम भी, ये अधिकार भी संसद के पास होता है। इसके अधिकार के द्वारा भी संसद कार्यपालिका का नियंत्रण करती है और इस अधिकार के द्वारा भी संसद क्या कर रही है, कार्यपालिका का नियंत्रण कर रही है। कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बन पाता है, ये बात हम लोग देख चुके हैं। लोकसभा में आप बिल रखोगे, फिर वो लोकसभा से पारित हो, फिर राज्यसभा से पारित हो और फिर राष्ट्रपति जी साइन करें। जिस सरकार को विधायिका में मन माफिक बहुमत होता है उसके लिए संसदीय स्वीकृति प्राप्त करना कठिन नहीं है। देखिए, पर यह बात भी देखिए, जिनको लोकसभा में बहुमत होता है, भैया आपको लोकसभा में बहुमत मिलने के बाद ही तो आपने सरकार बनाई है। तो जिनके पास मन माफिक, जितना उनको बहुमत चाहिए उतना बहुमत है उनके पास लोकसभा में, तो बिल पास कराना सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान बात है। वो आराम से उस बिल को पास करा लेंगे, बिल्कुल ही आराम से बिल को पास करा लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। परंतु एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सरकार बनाने के लिए 50% प्लस 1 चाहिए। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो आधा चाहिए, उस सदन का, लोकसभा का आधा चाहिए। परंतु कभी कभार हो सकता है कि 2/3 का हाँ चाहिए, तब क्या करोगे? तब संसद रोक लेगा ना। और मान लीजिए कि लोकसभा में तो आपको पूरा बहुमत मिल गया पर राज्यसभा में नहीं मिल रहा है, आप 1977 से लेकर के अगर आप 2018-19 तक का दौर देखोगे वो ऐसा ही दौर है। लोकसभा में तो बन गई सरकारें पर राज्यसभा में बहुमत ही नहीं है उस पार्टियों का। अब जब राज्यसभा में उन पार्टियों का बहुमत नहीं है तो वो राज्यसभा से पारित ही नहीं होता, राज्यसभा से पास ही नहीं हो रहा है, तो बिल रुक जाता था। तो संसद का है ना रोल। लेकिन ये मानकर नहीं चला जा सकता है कि यह स्वीकृति मिली ही जाएगी। इस सहमति के लिए शासक दल या गठबंधन के विभिन्न सदस्यों अथवा सरकार और विपक्ष के बीच गंभीर मोलतोल और समझौते होते हैं। देखिए, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर बार मान ही लो कि हाँ स्वीकार हो ही जाएगा, कि सरकार की 50% से ज्यादा मेजोरिटी है ही, बहुमत है तभी सरकार बनाई है तो आराम से किसी बिल को पास करा लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं मानना है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि एक तो राज्यसभा वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि वहां जाकर के मामला अटक सकता है, और दूसरा जब गठबंधन की सरकारें होती हैं तब और भी ज्यादा गठबंधन की सरकारों से बहुत काफी मोल तोल करना पड़ता है कि हाँ भैया मान जाओ, अगर तुम मान जाओगे तो हम अगला कोई ऐसा कानून ऐसा ले आएंगे जिसके तुम फेवर में हो, ऐसी बातें कर लेंगे, हम ये इन चीजों को ध्यान रखते हैं। काफी मोल तोल और काफी समझौते होते हैं। यदि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत हो पर राज्यसभा में ना हो, जैसा कि 1977 में जनता पार्टी और 2000 में राजग सरकार। राजग सरकार का मतलब क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनडीए इंग्लिश में कहते हैं। मतलब बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी के साथ जो सहयोगी दल थे उन्होंने मिलकर के सरकार बनाई थी। तब संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को काफी रियायतें देनी पड़ती थी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि लोकसभा में तो उन्होंने सरकार बना ली परंतु राज्यसभा में नहीं था, इसलिए काफी रियायतें, काफी छूट देनी पड़ी। जैसा बोला राज्यसभा ने वैसे बदलाव करने पड़े। अनेक विधेयकों, मसलन लोकपाल विधेयक, आतंकवाद निरोधक विधेयक 2000 को राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया। तो ये आप कुछ उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। फिर आते हैं वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोल भी करता है। सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था बजट के द्वारा की जाती है। अब देखिए, सरकार इतने कार्यक्रम चला रही है, ठीक है, कोई कभी कुछ कार्यक्रम कर रही है, कुछ विकास के कार्यक्रम चला रही है सरकार, तो उसके लिए सरकार को ऑफकोर्स ये बात है पैसों की जरूरत होती है, उसमें नो डाउट है। अब पैसों की जो जरूरत होगी, जो वित्तीय संसाधन है उनके, कि भैया हमारे पास इतना पैसा आ रहा है, इतना जा रहा है, ये सब कुछ किसमें? बजट के द्वारा बताया जाता है। बजट में ये मेंशन करा जाएगा कि इतना मनी आएगा और इतना मनी हमारा जा रहा है, इतने इनकम है हमारी और इतनी हमारे एक्सपेंडिचर्स है। संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना और उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। तो संसदीय स्वीकृति के लिए, संसद से स्वीकार करवाने के लिए बजट बनाना और पेश करना इस सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार बजट बनाए और उसे संसद में पेश करे। लोकसभा, राज्यसभा दोनों में पेश करेगी, परंतु राज्यसभा की इतनी इंपोर्टेंस बजट में नहीं रहेगी। इस जिम्मेदारी के कारण विधायिका को कार्यपालिका के खजाने पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है। तो जो खजाना है
कार्यपालिका का उस पर नियंत्रण कंट्रोल करने का पूरा पूरा अधिकार किसको मिल जाता है? विधायिका को मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको लोगों को लास्ट लेक्चर्स में बताया था, 3 प्रकार के फंड भारत के संविधान में निर्माण करे गए हैं। पहला है संचित फंड, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उसे कहते हैं। उसमें जितना भी पैसा सरकार को निकालना है, डालना है, सब कुछ संसद से पूछना पड़ेगा। फिर होता है आकस्मिक निधि या कंटिजेंसी फंड बोलते हैं, इसमें 500 करोड़ रुपए तक की लिमिट है, जो राष्ट्रपति के अधीन होता है। उस पर राष्ट्रपति जी ने वित्त सचिव को, फाइनेंस सेक्रेटरी को जिम्मेदारी सौंप रखी है। वो फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन के द्वारा निकाले जा सकते हैं और फिर वापस वो जमा करा दिए जाएंगे। और लोक निधि होती है, जिसमें लोगों का पैसा, जनता का पैसा, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ठीक है, प्रोविडेंट फंड सरकार लोग जमा करा रहे हैं या और कुछ एक्स्ट्रा पैसा सरकार दे रहे हैं सरकार को, तो वो आ जाता है। तो सब पे जो कंट्रोल है वो पूरा का पूरा विधायिका का कंट्रोल। सरकार के लिए संसाधन स्वीकृत करने से विधायिका मना कर सकती है, और सरकार विधायिका मना करते, बोले नहीं इतने पैसे की कहां जरूरत है, इतना पैसा खर्च हुआ तो क्यों हुआ, इतना पैसा कहां से सरकार ने खर्च करा जब परमिशन नहीं दी गई थी। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है, और पर ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है, कि भाई विधायिका मना कर देगी। क्यों मना कर देगी? क्योंकि उनको बहुमत है, तो कार्यपालिका को बहुमत है तो आसानी से वो फंड तो निकलवा लेते हैं। फिर भी धन स्वीकृति करने से पहले लोकसभा सरकार द्वारा धन मांगने के कारणों पर चर्चा कर सकती है। तो धन स्वीकृत करने से पहले, ठीक है, धन को स्वीकार करने से पहले लोकसभा सरकार द्वारा धन मांगने के कारणों पर चर्चा कर सकते हैं। तो संसद के जो लोग हैं वो पूछ सकते हैं कि भाई सरकार को धन चाहिए क्यों सरकार संचित निधि में से पैसा निकलवाना चाहती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से क्यों सरकार पैसा निकलवाना चाहती है, क्या कारण है ऐसे कौन सा मुख्य काम सरकार को करने। वह भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और संसद की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर धन के दुरुपयोग के मामलों की जांच कर सकती है। देखिए, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, देखिए एक पोस्ट बनाई गई है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कितना सरकार ने खर्चा करा है, कितना नहीं, वो वैध था या अवैध था, मतलब सही तरीके से करा है या नहीं करा, उसकी पूरी जांच करने वाला व्यक्ति होता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं महालेखा परीक्षक, ठीक है। महालेखा परीक्षक का मतलब हो गया कि जितना भी लेखा जोखा है सरकार का, उस सारे की नजर रखेगा कि सरकार सही कर रही है या नहीं कर रही है। यह संवैधानिक पद है, मतलब इसका संविधान में चर्चा करी हुई है। और आप मुझे आज कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि आज के मौजूदा समय में CAG कौन है। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आज के मौजूदा दौर में CAG कौन है, और आप इसको अपनी डायरी में लिख लीजिएगा कि CAG, ये जो व्यक्ति हैं ये CAG, और इनका टाइम पीरियड इतने समय तक का रहेगा। तो CAG उसकी जांच करेंगे पूरा। लोक लेखा समिति जो है, ठीक है, जो समिति बना रखी है संसद की, जैसे हमने समितियों के बारे में पढ़ा था, जो समितियां बना रखी है वो उसकी चर्चा ध्यान में रखेगी। तो धन के दुरुपयोग के मामलों की जांच कर सकते हैं कि धन का दुरुपयोग हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन संसदीय नियंत्रण का एकमात्र उद्देश्य सरकारी धन के सदुपयोग को सुनिश्चित करना नहीं होता। पर संसदीय नियंत्रण का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये नहीं कि सरकारी धन को सदुपयोग ही हो, उसको सुनिश्चित करना ही नहीं है। वित्तीय नियंत्रण द्वारा विधायिका सरकार की नीतियों पर भी नियंत्रण करती है। तो देखो, उसका सदुपयोग हो, सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य नहीं है वित्तीय कंट्रोल करने का, फाइनेंस को कंट्रोल करने का सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य नहीं है। ये तो है ही, इसके साथ साथ ये भी है कि जो सरकार की नीतियां हैं उन पर भी नियंत्रण हो, क्योंकि सरकार उन नीतियों में जो पैसा डालेगी वो कहां से डालेगी? उसी संचित निधि में से निकाल करके डालेगी। तो संचित निधि में से जब निकाल कर डाल रही है तो संसद से पूछेगी भैया इतना पैसा चाहिए, ये वाली नीति हम लोग बनाए हैं, इसलिए नीति के लिए पैसा चाहिए, तो नीति का ही पता चल जाएगा, तो नीति पर भी क्या होगा? कंट्रोल हो जाएगा। अब आते हैं अविश्वास प्रस्ताव पे, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन कहा जाता है। अभी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसके बारे में अपन लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करी हो। इसमें संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार अविश्वास प्रस्ताव है। तो संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त, आप कह सकते हो सबसे मजबूत हथियार है, वो अविश्वास प्रस्ताव है। लेकिन जब तक सरकार को अपने दल अथवा असहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो, तब तक सरकार को हटाने की सदन की शक्ति वास्तविक कम और काल्पनिक ज्यादा होती है। देखिए, जब तक सरकार को अपने दल का, सरकार मतलब प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को, जब तक अपने दल का, अपनी पार्टी का सपोर्ट रहता है या गठबंधन की पार्टियों का सपोर्ट रहता है, तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ना, ये वास्तविक तो कम, रियलिटी तो कम लगता है और काल्पनिक ज्यादा लगता है। ठीक है, जैसा कि आप देख लीजिए आज बीजेपी है, अब बीजेपी है तो आज ऑपोजिशन वाले अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे कि नहीं हम मोदी जी को हटाना चाहते हैं, उनकी सरकार को हटाना चाहते हैं। कैसे हटाओगे? 303 तो अकेले बीजेपी के ही लोकसभा में बैठे हुए हैं।
और टोटल मिला लो जो राजग है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, उनके 350 मेंबर्स हैं, वो सपोर्ट में है। हाँ, कोई परेशानी नहीं है मंत्रिमंडल से, प्रधानमंत्री से, वो सपोर्ट में बिल्कुल साथ है सरकार के साथ। तो फिर वहां पर अविश्वास प्रस्ताव ला करके आप उन्हें हटाना मुश्किल है। वो एक कल्पना है कि हम हटा सकते हैं विश्वास प्रस्ताव से, वो तो नहीं हटा सकते। देखिए, अगर आप ओवरऑल पूरी व्यवस्था को समझेंगे ना, तो व्यवस्था में हमें निष्कर्ष यही देखने को मिलता है कि देश में संसद मजबूत स्थिति में और संसद में सरकार मजबूत स्थिति में। सरकार मजबूत स्थिति में है, और सरकार मजबूत स्थिति में इसलिए क्योंकि उन्होंने जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का बहुमत जीत रखा है और जनता की इच्छाओं को जीत रखा है। तो उनको हटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, परंतु फिर भी हर बार ऐसा नहीं है कि उनको हटाना मुश्किल हो। काफ़ी ऐसी जगह आ जाती है जब उन पे संसद कंट्रोल कर सकता है। और मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूँ, सरकार मजबूत बननी चाहिए, नो डाउट, उनको एक अच्छा बहुमत मिलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, परंतु विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है। एटलीस्ट विपक्ष में कोई पार्टी ऐसी रहे जिसके पास की 100 के करीबन सीटें रहे, 100-120 सीटें रहे, जिससे कि विपक्ष भी थोड़ा सा मजबूत रहे, पावरफुल रहे। क्योंकि अगर विपक्ष पावरफुल नहीं रहा तो फिर थोड़ा सा क्या होता है, जो भी सरकार बनती है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं तानाशाही वाला सा जो नेचर होता है वो नेचर आ सकता है। और जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, लोकतंत्र रहना चाहिए, पार्टियां आएंगी जाएंगी चली जाएंगी, यूं ही चलता रहेगा, पर ये जो भारत का लोकतंत्र है ना, ये लोकतंत्र रहना चाहिए। पूरी दुनिया ये कहती है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन से देश का, भारत का है। तो ये लोकतंत्र बना रहना चाहिए, और उस लोकतंत्र में विपक्षी दलों का एक महत्वपूर्ण रोल है, तो वो रोल भी बना रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन सन 1989 के बाद से अपने प्रति सदन के अविश्वास के कारण अनेक सरकारों को त्यागपत्र देना पड़ा है। देखिए, अब आप 1989 के दौर में देखेंगे तो ये वो वाला टाइम है 1989 से 1990 तक, जब तक बहुत ज़्यादा ही गठबंधनों के साथ सरकारें बनी। अब जब गठबंधनों के साथ सरकारें बनी, वो नहीं विश्वास उनको हुआ तो अविश्वास प्रस्ताव आए, और उस अविश्वास प्रस्ताव से सरकारों को हटा दिया गया। मतलब संसद हटा सकती है। आपके पास एग्जाम्पल्स ऐसे मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा हुआ ही नहीं हो, कभी हो रहा है। इनमें से प्रत्येक सरकार ने लोकसभा का विश्वास खोया क्योंकि वह अपने गठबंधन के सहयोगी दलों का समर्थन बनाए न रख सकी। तो लोकसभा का विश्वास खो दिया, और लोकसभा का विश्वास खोने का मतलब क्या है कि भाई आपके पास 50% प्लस एक व्यक्ति आपके साथ नहीं खड़े। वो खड़े होते तो मान लेते कि हाँ सरकार बिल्कुल मजबूत है, सरकार के साथ 50% से ज्यादा लोग खड़े हैं, पर वो नहीं खड़े, तो वो सरकारें गिर जाती हैं और सहयोगी दलों का जो समर्थन है वो नहीं रहता और वो सरकार हट जाएगी। इस प्रकार संसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है और एक उत्तरदायी सरकार का होना सुनिश्चित कर सकती है। तो इन अनेक प्रकारों से जो संसद है वो कार्यपालिका को नियंत्रित कर सकती है, प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है और एक उत्तरदायी सरकार होना सुनिश्चित करा देगी। परंतु इसके लिए जरूरी है कि सदन के पास पर्याप्त समय हो, सदस्य बहस में रुचि रखते हो और उसमें प्रभावशाली ढंग से भाग लें, और सरकार तथा विपक्ष में आपस में समझौते करने की इच्छा हो। पर देखिए अब क्या हो, कंट्रोल कर रही है विधायिका, कार्यपालिका को कंट्रोल कर रही है, बिल्कुल सही है, पर इसके लिए जरूरी है कि संसद के पास पर्याप्त समय हो, इतना टाइम हो कि वो हर चीज बहुत अच्छे से चर्चा कर सके, सदस्य बहस में रुचि ले, ऐसा डिबेट से भागे नहीं, इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमें सवाल पूछना है, सरकार से जानना है, सरकार जो कर रही है सही कर रही है तो सपोर्ट भी करना चाहिए, सरकार गलत करे तो विरोध भी करना चाहिए, प्रभावशाली ढंग से भाग ले, ठीक है। काफी लोग तो आप देखेंगे कि काफी लोगों का तो मतलब सदन में प्रेजेंट ही बहुत कम आता है, बहुत कम प्रेजेंट आता है, वो तो सांसद बन जाते फिर नजर ही नहीं आते, वो जनता को छोड़ो, वो जनता में जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र के मंदिर में नजर नहीं आते वो लोग, ठीक है। तो वो प्रभावशाली ढंग से भाग भी लेना चाहिए, सरकार और विपक्ष में आपस में समझौता करने की इच्छा भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि विपक्ष हर बार ही सरकार का विरोध करता रहे, और सरकार को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा विपक्ष की हर बात को अनदेखा करे। सरकार और विपक्ष में भी समझौते करने का एक इतना सिस्टम होना चाहिए कि वो दोनों समझौते कर करके जो देश हित में हो वो काम करे। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे 3 सत्र होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, ठीक है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अब इन सत्रों से पहले एक मीटिंग बुलाई जाती है, वो पार्टी का जो नेता है जो बहुमत में है वो, और बाकी जो अन्य पार्टी के जो एक एक दो बड़े नेता उनको बुलाया जाता है कि भाई इस बार हम लोग इन बिलों को पास करने वाले हैं, तो कृपया करके थोड़ा सा समर्थन बनाए रखिएगा, और अब भी आप लोगों के कुछ सुझाव है तो बता दीजिए, जो हम लोग उन सुझावों को ध्यान में रख लेंगे, कुछ हो तो वो थोड़ा सा बैठ करके बातचीत कर लेते हैं। वैसे वो फॉर्मेलिटी होती है, वो होती फॉर्मेलिटी है, विपक्ष वाले वहां कुछ नहीं बोलेंगे, वो वहां संसद में जाकर के बोलेंगे, और सरकार भी वहां कितना वो तो एक फॉर्मेलिटी करेगी, ठीक है देखो हम सब पूछताछ करके काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो वो फॉर्मेलिटी है, पर फिर भी एक तरीके कहीं ना कहीं थोड़ा समझौते करने की कोशिश की जाती है।
पिछले 2 दशकों में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अधिवेशनों तथा इनमें होने वाली बहस पर खर्च किए जा रहे समय में उत्तरोत्तर गिरावट आई है। मतलब लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में जो समय खर्च कर रहे हैं सांसद और विधायक, उसमें गिरावट ही आई है, कम ही होता गया, वो समय ज्यादा नहीं हो रहा। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में गणपूर्ति कोरम का अभाव। अब सबसे पहले तो समझिए गणपूर्ति या कोरम है क्या। ठीक है, कोरम या गणपूर्ति का मतलब ये होता है बच्चों कि जो टोटल लोकसभा कितने हैं, 545 मेंबर है, इसका 1/10 होना, 1/10 होना, 1/10 का मतलब हो गया भैया 54.5 मतलब 55। कोरम वो संख्या होती है कि जब तक सदन में उस संख्या जितने लोग नहीं आ जाएंगे तब तक सदन की कार्रवाई शुरू नहीं होगी। मान लीजिए कि भैया आज 40 लोग ही आए, सदन चलेगा ही नहीं, लोकसभा चलेगी नहीं, 55 तो हो गए यार, कम से कम 55 तो हो गए। आज जैसे मान लीजिए बिल्कुल वैसा है कि भाई मेरी क्लास में 100 बच्चे बैठ करके पढ़ रहे हैं, अब 100 में से कम 1/10 तो आवे यार। अब 2 बच्चे आए, बोले सर पढ़ा दो, अरे तो 2 को यार 98 का तो छूट रहा है ना, 98 का तो छूटेगा, 2 को पढ़ाने से क्या मतलब है। उसी प्रकार से यहाँ पे 1/10 होगा, मतलब 55 लोग पहुंच जाएंगे तभी सदन काम करेगा। इसी प्रकार से 245 है तो 245 का 1/10 करेंगे तो 24.5 मतलब 25 लोग राज्यसभा में होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही प्रकार से यूपी में टोटल 403 है, वहां की विधानसभा में तो 10 तो 40.3, तो आप कह सकते हैं 40 या 41, इतने लोग तो होने चाहिए। तो कोरम वो संख्या है, वो मिनिमम संख्या, वो न्यूनतम संख्या है सदस्यों की, वो उपलब्ध होंगे तभी सदन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो कोरम का अभाव मतलब 1/10 लोग भी नहीं आ रहे। विपक्ष द्वारा अधिवेशनों के बहिष्कार, तो विपक्ष क्या करता था, बहिष्कार कर देता कि नहीं हम तो आज ज्वाइन नहीं करेंगे, हम तो वॉकआउट कर रहे हैं, जैसी समस्याएं भी देखने को मिल रही है, जिससे वाद विवाद के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करने की सदन की शक्ति प्रभावित हुई है। अब कोरम ही नहीं आ रहा, 1/10 लोग भी नहीं आ रहे, जो विपक्ष वाले हैं कभी कभार वो कहते हैं हम वॉकआउट कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, ये क्या बात है, फिर इससे जा रहे हैं तो वो फिर कंट्रोल कैसे करेंगे, तो नियंत्रण नहीं कर पा रहे, तो उसको जो सदन नियंत्रण करने की जो शक्ति है वो थोड़ी सी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ओके, तो ये जो था आज हमारा आज का लेक्चर था, इसमें आपको कोई भी डाउट कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करा दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।